नमस्कार दर्शकों, न्यूज टुडे के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है, जहां हम चर्चा और विश्लेषण करते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों का। आज की मुख्य सुर्खियां इस प्रकार हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने यूजीसी नेट परीक्षा 2024 को रद्द करने की घोषणा की। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं के लिए वायबिलिटी गैप फंडिंग योजना को मंजूरी दी। कोयला मंत्रालय ने कोयला और लिग्नाइट ब्लॉक्स के लिए खनन योजना दिशा निर्देश 2024 का ड्राफ्ट जारी किया। विश्व भर में 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। एक रिपोर्ट के अनुसार खाड़ी क्षेत्र भारत के विस्तारित पड़ोस का अभिन्न अंग बन गया है। ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी में भारत की हिस्सेदारी 2021 की तुलना में 2030 तक 4 गुना बढ़ जाएगी। चलिए अब खबरों की चर्चा विस्तार से करते हैं और सबसे पहले रुख करते हैं आज की पहली मुख्य खबर की ओर। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने यूजीसी नेट परीक्षा 2024 को रद्द करने की घोषणा की। यह परीक्षा नकल और पेपर लीक की खबरों के कारण रद्द की गई है। इसके चलते इस परीक्षा की विश्वसनीयता प्रभावित हुई है। यूजीसी नेट यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा का आयोजन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए द्वारा किया जाता है। खबर की शुरुआत में सबसे पहले परीक्षा में चीटिंग या नकल होने के कारणों को समझते हैं। पहला है नकल के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति। इसके चलते छात्र अपने कार्यों की जिम्मेदारी लेने से बचते हैं। दूसरा है सामाजिक दबाव। प्रायः समाज में सफलता को ईमानदारी से सीखने या पढ़ने की लगन के बजाय अंकों से मापा जाता है। तीसरा है न्याय में देरी। जनसामान्य के बीच यह धारणा प्रचलित है कि न्यायिक प्रणाली धीमी और अप्रभावी है। चौथा है अति महत्वाकांक्षा और स्वहित की लालसा। कई छात्र मेहनत करने वाले अन्य छात्रों से आगे निकलने के लिए जानबूझकर चीटिंग करते हैं। इसी के साथ परीक्षाओं में नकल के विरुद्ध नैतिक तर्कों को भी समझते हैं। पहला है नैतिकता का उल्लंघन। चीटिंग करने वाले छात्र प्रायः अधिक नंबर या बेहतर रैंक हासिल करने के लिए नकल करने के अनुचित साधन अपनाते हैं। दूसरा है उपयोगितावाद के विरुद्ध। चीटिंग करके नौकरी प्राप्त करने वाला व्यक्ति समाज की सच्चे मन से सेवा या अपने दायित्वों का पालन नहीं कर सकता है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि नकल करके नौकरी लेने वालों के पास आवश्यक ज्ञान और क्षमता नहीं होती है। तीसरा है निष्पक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन। चीटिंग व्यक्ति की स्वतंत्रता और उसके लिए उपलब्ध अवसरों की समानता का उल्लंघन करती है। और चौथा है सद्गुण नैतिकता। चीटिंग या बेईमानी वास्तव में सत्य, विश्वास और चरित्र की उत्कृष्टता जैसे सद्गुणों के खिलाफ है। आखिर में लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। यह अधिनियम सरकार द्वारा लोक परीक्षा यानी सरकारी परीक्षाओं में अधिक पारदर्शिता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है। इसमें केंद्र सरकार और उसकी एजेंसियों द्वारा लोक परीक्षाओं के संचालन में शामिल अलग अलग संस्थाओं द्वारा अपनाए जाने वाले अनुचित साधनों के खिलाफ कार्रवाई करने हेतु प्रावधान किए गए हैं। इसमें लोक परीक्षाओं में मौद्रिक या अनैतिक लाभ के लिए अनुचित साधनों की सूची में 15 कृत्यों को शामिल किया गया है। उदाहरण के लिए समझे तो प्रश्न पत्रों को लीक करना। इस अधिनियम के तहत घोषित सभी अपराध संज्ञेय यानी कॉग्नाइजेबल और गैर जमानती यानी नॉन बेलेबल और साथ ही गैर शमनीय यानी नॉन कंपाउंडेबल प्रकृति के हैं। आइए अब बढ़ते हैं आज की अगली मुख्य खबर की तरफ। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं के लिए वायबिलिटी गैप फंडिंग यानी वीजीएफ योजना को मंजूरी दी। इस योजना के तहत 7,453 करोड़ रुपए प्रदान किए जाएंगे। इस राशि का उपयोग कई कार्यों हेतु किया जाएगा। इनमें से पहला है 1 गीगावाट क्षमता वाली अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं को स्थापित करने हेतु और साथ ही इन परियोजनाओं के लिए लॉजिस्टिक्स संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 2 बंदरगाहों को अपग्रेड करने हेतु। गौरतलब है कि इसके अंतर्गत गुजरात और तमिलनाडु में 500 मेगावाट की 2 अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित की जाएंगी। मई 2024 तक 46.4 गीगावाट की कुल स्थापित क्षमता के साथ भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा पवन ऊर्जा उत्पादक देश है। अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं के लिए वायबिलिटी गैप फंडिंग योजना के बारे में बात करें तो इस योजना के लिए नोडल मंत्रालय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय यानी MNRE है। यह राष्ट्रीय अपतटीय पवन ऊर्जा नीति 2015 को लागू करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस नीति का उद्देश्य भारत के अनन्य
आर्थिक क्षेत्र यानी EEZ के भीतर अपतटीय पवन ऊर्जा की विशाल क्षमता की खोज करना और उसके विकास को बढ़ावा देना है। इसके तहत निजी डेवलपर्स द्वारा परियोजनाएं स्थापित की जाएंगी। इसके अलावा पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड अपतटीय सबस्टेशन जैसे आवश्यक ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करेगा। चलिए अब इस योजना का महत्व जान लेते हैं। 1 गीगावाट क्षमता वाली अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं के शुरू होने से सालाना लगभग 3.72 बिलियन यूनिट अक्षय ऊर्जा उत्पन्न होगी। इससे 25 वर्षों तक हर साल 2.98 मिलियन टन CO2 उत्सर्जन कम होगा। इससे अपतटीय पवन परियोजनाओं से पैदा होने वाली बिजली की लागत में कमी आएगी, जिसके चलते डिस्कॉम के लिए बिजली की खरीद को किफायती बनाया जा सकेगा। इसके अलावा इससे अपतटीय पवन ऊर्जा क्षेत्र के विकास के लिए आवश्यक इकोसिस्टम का निर्माण करने, निवेश आकर्षित करने और घरेलू विनिर्माण क्षमताओं का विकास करने का मार्ग खुलेगा। अपतटीय पवन ऊर्जा के बारे में बात करें तो इसके तहत समुद्री क्षेत्र में बहने वाली पवनों की गतिज ऊर्जा से बिजली पैदा की जाती है और ट्रांसमिशन लाइनों द्वारा बिजली को स्थलीय क्षेत्र में ग्रिड तक भेजा जाता है। MNRE ने 2030 तक 30 गीगावाट की अपतटीय पवन ऊर्जा क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। अपतटीय पवन ऊर्जा के अनेक लाभ भी हैं। अपतटीय पवन की निरंतर उपलब्धता से बिजली का लगातार उत्पादन हो सकता है। इसके लिए बड़े पैमाने पर ऊर्जा भंडारण अवसंरचना की जरूरत नहीं पड़ती है और इसमें रोजगार पैदा करने की अधिक क्षमता है। इसमें कुछ चुनौतियां भी मौजूद हैं। अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं को स्थापित करने में तकनीकी चुनौतियां विद्यमान हैं। भारत में इसके लिए अवसंरचना पर्याप्त नहीं है। इन परियोजनाओं से समुद्री वन्यजीवों का विस्थापन हो सकता है आदि। बढ़ते हैं अगली मुख्य खबर की ओर। कोयला मंत्रालय ने कोयला और लिग्नाइट ब्लॉक्स के लिए खनन योजना दिशा निर्देश 2024 का ड्राफ्ट जारी किया। इन दिशा निर्देशों का उद्देश्य कोयला खनन के क्षेत्र में अधिक संधारणीय और नैतिक नजरिए को बढ़ावा देना है। इसका प्राथमिक उद्देश्य संधारणीय पद्धतियों के जरिए कोयला खनन की प्रक्रिया को बेहतर बनाना है, ताकि अपशिष्ट की मात्रा को न्यूनतम किया जा सके और खनन संबंधी गतिविधियों की दक्षता में वृद्धि हो सके। नई दिल्ली स्थित कोयला नियंत्रक संगठन यानी CCO को कोयला खनन योजना की जांच करने और उसे मंजूरी देने की शक्ति सौंपी गई है। कोयला नियंत्रक संगठन के कार्यालय कोलकाता, धनबाद आदि जगहों पर भी स्थित है। CSO कोयला मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। यह भारत में कोयला खनन से जुड़े आंकड़ों या सांख्यिकी का प्रमुख स्रोत है। साथ ही ये कैप्टिव कोल या लिग्नाइट ब्लॉक्स के विकास की प्रगति की निगरानी भी करता है। ये कोल ब्लॉक्स के अधिग्रहण से संबंधित सरकार की अधिसूचना पर किसी भी आपत्ति की सुनवाई भी करता है। इन दिशा निर्देशों के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डालते हैं। सभी कोयला या लिग्नाइट ब्लॉक्स के पास सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत खनन योजना होनी चाहिए। वार्षिक कोयला उत्पादन में वृद्धि के लिए कैलेंडर प्लान में बदलाव किया जा सकता है। खनन पद्धतियों में विस्फोट रहित और कंटिन्यूअस कोल कटिंग प्रौद्योगिकियों को प्राथमिकता दी जाएगी। कोयला खनन विनियम 2017 के अनुसार सुरक्षा प्रबंधन योजनाओं को लागू किया जाएगा। इसमें अनिवार्य सुरक्षा ऑडिट भी शामिल होगा। खनन योजनाओं में फ्लाई ऐश के निपटान से जुड़े प्रोटोकॉल शामिल होने चाहिए और 2009 के बाद परित्यक्त या बंद हो चुकी खदानों के लिए खदान बंद करने की योजना तैयार करना अनिवार्य किया गया है। खबर में आगे बढ़ते हैं और संधारणीय पद्धति से कोयला खनन का महत्व समझते हैं। इसके तहत कोयला खनन के लिए नई प्रौद्योगिकियों को अपनाया जाता है, जिसके चलते व्यवस्थित एवं वैज्ञानिक तरीके से कोयला खनन को बढ़ावा मिलता है। इससे कोयला खनन की पर्यावरण अनुकूल पद्धति को बढ़ावा मिलता है। साथ ही कोयला उद्योग और समग्र पारिस्थितिकी तंत्र दोनों को लाभ पहुंचता है। श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए मजबूत सुरक्षा उपायों पर बल दिया जाता है। खबर के आखिर में भारत में मौजूद कोयला क्षेत्र के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करते हैं। कोयला भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण और प्रचुर मात्रा में उपलब्ध जीवाश्म ईंधन है। देश में बिजली उत्पादन में इसका योगदान 55% है। वैश्विक स्तर पर 5वां सबसे बड़ा कोयला भंडार भारत में है। इसके अलावा भारत कोयले का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता देश भी है। कोयला उत्पादन वाले प्रमुख राज्य हैं झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल। 2020 में कोयला मंत्रालय ने निजी क्षेत्र को वाणिज्यिक कोयला खनन की अनुमति प्रदान कर दी।
चलिए अब रुक करते हैं आज की अगली मुख्य खबर की ओर। विश्व भर में 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। संयुक्त राष्ट्र ने 2014 में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया था। इसका उद्देश्य योग करने से जुड़े कई लाभों के बारे में विश्व भर में जागरूकता बढ़ाना है। गौरतलब है कि भारत ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा में संकल्प का मसौदा प्रस्तुत किया था। 175 सदस्य देशों ने इस संकल्प के पक्ष में मतदान किए थे। खबर के शुरुआत में योग के बारे में विस्तार से जान लेते हैं। योग शब्द संस्कृत के युज धातु से बना है, जिसका अर्थ है मिलाना या जोड़ना। इसे शरीर, मस्तिष्क और आत्मा के संयोजन के रूप में देखा जा सकता है। साथ ही इसे संपूर्ण स्वास्थ्य और सेहतमंदी का राज भी माना जाता है। इसके अलावा 6 भारतीय दर्शनों में योग दर्शन भी शामिल है। शेष 5 भारतीय दर्शन है वैशेषिक, न्याय, सांख्य, पूर्व मीमांसा और वेदांत या उत्तर मीमांसा। योग की उत्पत्ति की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता की कई मोहरों और जीवाश्म अवशेषों में योगाभ्यास के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। इससे पता चलता है कि प्राचीन काल से ही भारत में योग का अभ्यास किया जाता रहा है। योग शब्द का उल्लेख चारों वेदों में किया गया है। हालांकि 2री शताब्दी ईसा पूर्व के पतंजलि के योग सूत्र में योग का व्यवस्थित तरीके से उल्लेख मिलता है। आपको बता दें कि पतंजलि की एक अन्य रचना महाभाष्य है। आइए खबर में आगे बढ़ते हैं और योग और सांस्कृतिक कूटनीति के बीच संबंध को समझते हैं। योग भारत की सॉफ्ट पावर कूटनीति के एक प्रमुख साधन के रूप में सामने आया है। साथ ही यह सांस्कृतिक कूटनीति में प्रमुख भूमिका निभाते हुए भारत के सबसे बड़े सांस्कृतिक दूत के रूप में भी उभरा है। एक दूसरे की समझ को बढ़ावा देने के लिए देशों और उनके लोगों के बीच विचारों, जानकारियों, कला रूपों, भाषा और संस्कृति के अन्य पहलुओं का आदान प्रदान ही सांस्कृतिक कूटनीति कहलाता है। ग्रीष्म संक्रांति या अयनांत यानी 21 जून की बात करें तो इस दिन उत्तरी गोलार्ध सूर्य की ओर झुका होता है और सूर्य की किरणें सीधे कर्क रेखा पर पड़ती है। उत्तरी ध्रुव के सूर्य की ओर झुकाव या उन्मुख होने के चलते आर्कटिक वृत्त से उत्तर में मौजूद स्थानों पर लगभग 6 महीने तक लगातार दिन का उजाला रहता है। इसके साथ ही उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात 21 जून को ही होती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस समय दक्षिणी गोलार्ध में ठीक इसके उलट स्थितियां होती हैं, अर्थात सबसे छोटा दिन और सबसे लंबी रात। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली मुख्य खबर की ओर। एक रिपोर्ट के अनुसार खाड़ी क्षेत्र भारत के विस्तारित पड़ोस का अभिन्न अंग बन गया है। इटालियन इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल पॉलिटिकल स्टडीज द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट में भारत के विस्तारित पड़ोस के रूप में खाड़ी क्षेत्र की महत्ता का विश्लेषण किया गया है। विस्तारित पड़ोस यानी एक्सटेंडेड नेबरहुड को वास्तव में भौगोलिक नजरिए से परिभाषित किया जाता है। भारत के विस्तारित पड़ोस में हिंद महासागर क्षेत्र, पूर्वी अफ्रीका, खाड़ी क्षेत्र, मध्य एशियाई क्षेत्र और दक्षिण पूर्व एशिया के देश शामिल हैं। आइए सबसे पहले भारत खाड़ी क्षेत्र संबंध के रणनीतिक पहलू को समझते हैं। पहला है आर्थिक महत्व। क्षेत्रीय समूहों के मामले में खाड़ी सहयोग परिषद GCC भारत का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार है। दूसरा है ऊर्जा सुरक्षा। भारत ने 2022-23 में अपने कुल क्रूड ऑयल की मांग का 55.3% खाड़ी क्षेत्र से आयात किया। तीसरा है क्षेत्रीय भू आर्थिक और कनेक्टिविटी पर जोर देना। दोनों पक्षों के बीच क्षेत्रीय सहयोग और कनेक्टिविटी के लिए कई फोरम और पहलें आरंभ की गई हैं, जैसे कि भारत, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात और संयुक्त राज्य अमेरिका ने I2U2 पहल शुरू की है। भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा यानी IMEC में खाड़ी देशों की सक्रिय भागीदारी है। चौथा है रक्षा और सुरक्षा सहयोग। समुद्री डाकुओं से सबमरीन केबल्स की सुरक्षा के लिए भारत और खाड़ी देश सहयोग करते हैं। और पांचवा है भारतीय प्रवासियों का कल्याण। खाड़ी क्षेत्र और उसके आसपास के देशों में 80 लाख से अधिक भारतीय या भारतीय मूल के लोग काम कर रहे हैं। भारत खाड़ी क्षेत्र संबंध में मौजूद मुख्य चुनौतियों पर भी एक नजर डालते हैं। हमास इजराइल युद्ध पर भारत और कई खाड़ी देशों के पक्ष एक जैसे नहीं हैं। इसी तरह लाल सागर में हूती विद्रोहियों द्वारा भारतीय जहाजों पर हमले से भारत और खाड़ी क्षेत्र के बीच संबंध प्रभावित हुए हैं। चीन के साथ खाड़ी देशों की भागीदारी बढ़ती जा रही है, जो भारत के लिए चिंता का विषय है।
खबर के आखिर में खाड़ी सहयोग परिषद यानी जीसीसी के बारे में बात करते हैं। इसकी स्थापना 1981 में हुई थी। इसके सदस्य खाड़ी क्षेत्र के 6 देश हैं, यानी संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, सऊदी अरब, ओमान, कतर और कुवैत। इसका उद्देश्य सदस्य देशों के बीच सभी क्षेत्रकों में समन्वय, एकीकरण और सहयोगात्मक संबंधों को बढ़ावा देना है। जीसीसी की संरचना की बात करें तो सुप्रीम काउंसिल इस संगठन का सर्वोच्च निकाय है। इसमें सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष या शासनाध्यक्ष शामिल होते हैं। मंत्री स्तरीय परिषद यानी मिनिस्ट्रियल काउंसिल में सदस्य देशों के विदेश मंत्री शामिल होते हैं। चलिए अब बात करते हैं आज की आखिरी मुख्य खबर के बारे में। ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी में भारत की हिस्सेदारी 2021 की तुलना में 2030 तक 4 गुना बढ़ जाएगी। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री ने इस तथ्य का उल्लेख किया है। गौरतलब है कि 2021 में भारतीय अंतरिक्ष उद्योग की ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी में 2% की हिस्सेदारी थी। ऐसा अनुमान व्यक्त किया गया है कि यह हिस्सेदारी 2047 तक बढ़कर 15% हो जाएगी। आइए खबर की शुरुआत में भारतीय स्पेस इकोनॉमी की स्थिति पर एक नजर डालते हैं। 2023 में भारत की स्पेस इकोनॉमी $8.4 बिलियन के आसपास थी। यह ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी का लगभग 2 से 3% है। ऐसा अनुमान है कि 2030 तक ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी में भारतीय स्पेस इकोनॉमी की हिस्सेदारी बढ़कर 9% हो सकती है। इसके अलावा 2022 में भारत में केवल एक ही स्पेस स्टार्टअप था, जिनकी संख्या 2024 में बढ़कर लगभग 200 हो गई है। इसके साथ ही अंतरिक्ष अभियानों में निजी क्षेत्र की भागीदारी में लगातार वृद्धि हो रही है। उदाहरण के लिए स्काई रूट एरोस्पेस ने 3D प्रिंटिंग क्रायोजेनिक इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। यह इंजन क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट, लिक्विफाइड नेचुरल गैस और तरल ऑक्सीजन से चलता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वर्तमान में भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र में 100% FDI की अनुमति है। भारतीय अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था से संबंधित चिंताओं की बात करें तो भारत का स्पेस बजट बहुत कम है। इसके कारण सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP के प्रतिशत के रूप में अंतरिक्ष क्षेत्र पर होने वाला खर्च भी कम बना हुआ है। यह ध्यान देने योग्य है कि भारत अपनी GDP का मात्र 0.04% ही अंतरिक्ष क्षेत्र पर खर्च करता है। वहीं संयुक्त राज्य अमेरिका अपनी GDP का 0.28% अंतरिक्ष क्षेत्र पर खर्च करता है। इसके अलावा बढ़ते अंतरिक्ष कार्यक्रम की मांगों को पूरा करने के लिए प्रशिक्षित वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और तकनीशियनों की कमी है। इसके साथ ही सुस्पष्ट राष्ट्रीय अंतरिक्ष कानून का अभाव है, जिसके कारण अंतरिक्ष क्षेत्र से संबंधित गतिविधियों की योजना और संचालन बेहतर तरीके से नहीं हो पाता है। खबर के अंत में अंतरिक्ष क्षेत्र में सरकार द्वारा उठाए गए मुख्य कदमों के बारे में विस्तार से जान लेते हैं। भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 के जरिए अंतरिक्ष गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में गैर सरकारी संस्थाओं की पूर्ण भागीदारी को सक्षम बनाया है। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र यानी इन स्पेस अंतरिक्ष गतिविधियों की अनुमति देने के लिए अंतरिक्ष विभाग के तहत एक स्वतंत्र नोडल एजेंसी है। और अंत में न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, इसका गठन निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। बुलेटिन के आखिर में अब बढ़ते हैं आज की संक्षिप्त सुर्खियों की तरफ। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास UNCTAD द्वारा विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 जारी की गई। 2023 में वैश्विक स्तर पर FDI अंतर्वाह में 2% की कमी आई है। भारत में भी FDI अंतर्वाह में काफी कमी दर्ज की गई है। कर्नाटक सरकार ने कोलार गोल्ड फील्ड खदान से फिर से सोना निकालने के लिए केंद्र सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सोने की ये खदानें कर्नाटक के कोलार जिले में स्थित है। ये खदानें बेंगलुरु से लगभग 100 किलोमीटर दूर स्थित है। गिर वन से 6 एशियाई शेर बरदा वन्यजीव अभयारण्य में पलायन कर गए हैं। एशियाई शेरों की संरक्षण स्थिति की बात करें तो इनकी IUCN स्थिति एंडेंजर्ड है। इन्हें साइट्स के परिशिष्ट 1 में शामिल किया गया है और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 और 4 में शामिल किया गया है। IUCN के अनुसार आइबेरियन लिंक्स की संरक्षण स्थिति में सुधार हुआ है। पहले ये प्रजाति एंडेंजर्ड श्रेणी में शामिल थी। हालांकि संरक्षण स्थिति में सुधार के चलते अब इसे वल्नरेबल की श्रेणी में रखा गया है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व में धारीदार
सिसिलियन की एक नई प्रजाति खोजी गई है। सिसिलियन उभयचरों का एक अलग समूह है जिसे एपोडा समूह के तहत वर्गीकृत किया गया है। अफ्रीकी देश चार्ट 2024 में ह्यूमन अफ्रीकी ट्रिपैनोसोमियासिस यानी नींद की बीमारी के गैम्बियंस संस्करण नामक NTD का उन्मूलन करने वाला पहला और वैश्विक स्तर पर 51वां देश बन गया है। ये ट्रिपैनोसोमा परजीवी के कारण होने वाला एक वेक्टर जनित परजीवी रोग है। हाल ही में तमिलनाडु में जहरीली शराब पीने से कई लोगों की मौत हो गई। नकली या जहरीली शराब में मेथनॉल की मात्रा अधिक होती है। इसे वुड अल्कोहल के नाम से भी जाना जाता है। मेथनॉल में हल्की मीठी तीखी गंध होती है। इसकी गंध कुछ हद तक एथिल अल्कोहल के समान होती है। यह रंगहीन और अत्यधिक वाष्पशील तरल है। दूरसंचार विभाग ने IIT दिल्ली में संगम डिजिटल ट्विन इनिशिएटिव का पहला नेटवर्किंग कार्यक्रम आयोजित किया है। यह दूरसंचार विभाग की एक पहल है। यह अवसंरचना की प्लानिंग और डिजाइन में क्रांतिकारी बदलाव पर केंद्रित प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट है। पूर्वी और पश्चिमी घाट से ताजा जल के इंडिकोनिमा नामक एक नए डायटम वंश की खोज की गई। ये एकल कोशिकीय शैवाल है। इनका संबंध फाइटोप्लैंक्टन समूह से है। ये यूकैरियोट्स होते हैं और गतिहीन होते हैं, अर्थात अपने आप गति नहीं कर सकते हैं। मातानी पछेड़ी गुजरात की एक प्राचीन हस्तकला है। ये एक धार्मिक टेक्सटाइल लोक कला है। चित्रकला की ये शैली कलमकारी शैली से प्रभावित है। मातानी पछेड़ी से आशय है देवी माँ की मूर्ति के पीछे। मातानी पछेड़ी चित्रकला का अन्य रूप मातानो चंद्रावो है। जाने से पहले आपकी समझ की परीक्षा के लिए डालते हैं एक नजर हमारे स्पेशल सेगमेंट प्रश्नोत्तरी पर। हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है न्यूज़ टुडे का ये बुलेटिन आपको पसंद आया होगा। न्यूज़ टुडे की PDF को डाउनलोड करने के लिए और आज की क्विज के उत्तर के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पर क्लिक कीजिए।